ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसकी क्लास 8 सॉल्व करने वाले। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे विजिट करके आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसे करना मैं सब आपको बताने वाला हूं। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, वेबसाइट ओपन करते ही वेबसाइट का मेन होम पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट। इस पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं और नीमी क्वेश्चन पीडीएफ भी है। ठीक है, यहाँ क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। सर्च करते ही पहली वेबसाइट globalIT.org के नाम से मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, नीचे को थोड़ा सा आप लोग स्लाइड कीजिएगा और यहीं पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नीमी मॉक टेस्ट, नीमी क्वेश्चन बाय पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, जहां जो क्लिक करेंगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ चाहिए ना, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे ऑप्शंस बने हुए टैब। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, पीडीएफ टेस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पूछेगा फर्स्ट ईयर भाई या सेकंड ईयर का चाहिए आपको फर्स्ट ईयर का चाहिए, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे स्लाइड कीजिए। बस एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ सब पड़ा हुआ, जिस पर भी क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान काम है, आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेस्ट वाला कैसे देना है, तो उसके लिए वही आपको क्या होम पेज पे जाना पड़ेगा। आप देखिए होम पेज पे आ चुके हैं। होम पेज पे जैसे ही मैंने बताया नीचे स्लाइड करने से पहला ही ऑप्शन मिलेगा नीमी मॉक टेस्ट के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, नीचे को स्लाइड करना है। फिर यहाँ भी अलग अलग मिल जाएगा ऑप्शन भाई कि किसका आपको टेस्ट देना है। इसी में एक जगह लिखा होगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट, इसी पे क्लिक कर लीजिएगा, नीचे को स्लाइड कीजिएगा और यहाँ देखिए लिखा है ना फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, जो भी देना हो उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। इस तरह से करके आप बिल्कुल आसानी से टेस्ट को भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे और कैसे आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ सामने दिख रहा होगा। यह आपका जो है मेटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। कहने का इसका मतलब है ना कि मान लीजिए कोई मेटल है, आप उसको चोट लगाते हो, उस पर आप हैमर से स्ट्राइक करते हो, प्रहार करते हो। ठीक है, जब आप स्ट्राइक या प्रहार कर रहे हो तो यह मेटल मुड़ता नहीं है। जैसे किसी मेटल पे आप प्रहार करोगे तो धीरे धीरे मुड़ता है, मुड़ते मुड़ते टूट जाता है। पर ऐसा मेटल की जब इस पर स्ट्राइक या प्रहार किया जाए तो यह मुड़ने के बजाय सीधे टूट जाए। या तो वह जिस शेप में उसी शेप में खड़ा रहेगा या तो वह सीधे टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, कोई विकृति नहीं देगा। अगर मान लीजिए ऐसे अगर आपने चोट लगाया या इस तरह से इतना ऐसे मुड़ गया तो यह क्या बोला जाएगा कि इसमें विकृति होगी, यह अस्थायी विकृति होगी। पहले सीधा था, चोट लगाते ही वह इस आकृति में मुड़ गया तो इसमें अस्थायी विकृति हो गई। लेकिन यह बता रहा कि वह ऐसा मेटल होता है कि आप जब चोट लगाओगे तो अस्थायी विकृति होने ही नहीं देगा, या तो अपने आकृति में बना रहेगा या सीधे टूट जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसको बोला जाता है ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं डियर? ब्रिटलनेस बोला जाता है, भंगुरता। यह जो होता है जब इससे इंपैक्ट लोड अचानक पड़ने वाला लोड या शॉक पड़ता है तो यह सीधे टूट जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, यह सीधे टूट जाएगा, लेकिन कोई अस्थायी विकृति नहीं देगा, कोई डिफॉर्मेशन अस्थायी वाला नहीं देगा। ठीक है, टेनासिटी क्या होता है, तो देखिए तनाव से मतलब है जब किसी भी धातु पे हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं मतलब खिंचाव, जैसे इसको मैं इधर दोनों साइड पकड़ के दोनों साइड को मैं खींच रहा हूं, दोनों साइड मैं खींच रहा हूं, तो यह टेंसाइल फोर्स कहलाता है। मतलब कोई जॉब हो गई, इसको इधर को खींचा जाए, इसको इधर को, तो यह टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। तो जब टेंसाइल फोर्स लगाया जाए और वह धातु जो है उस टेंसाइल फोर्स का विरोध करे और बिना टूटे उसको सहन कर ले, तो वह टेनासिटी का गुण कहलाता है। उसके अंदर हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस का मतलब है कोई धातु जो है हमारी क्या करे, जल्दी कटे ना, जल्दी घिसे ना। आ रही बात समझ में? कोई धातु हमारी जल्दी कटे ना और जल्दी, हार्डनेस का मतलब क्या, कठोर है। कोई भी चीज अगर कठोर होगा तो ना जल्दी कटेगा ना ही जल्दी घिसेगा, मतलब कटने और घिसने का विरोध करेगा, तो वहां पे हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, हार्डनेस का मैंने बताया आप लोगों के, हार्डनेस का जो विपरीत गुण रखता है वो मशीनेबिलिटी होता है। मशीनेबिलिटी यह क्या करता है, मशीनन योग्यता, मतलब हार्डनेस का विपरीत गुण रखता है। हार्डनेस मतलब आसानी से कटेगा घिसेगा नहीं, मशीनेबिलिटी जिसके अंदर गुण होगा वह आसानी से उसको काटा और घिसा जा सकता है। तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण रखते हैं।
वैसे ब्रिटलनेस क्या था, ये कोई अस्थायी विकृति नहीं देता है और सीधे टूट जाता है, मतलब ये इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाता है। इंपैक्ट लोड पड़ते ही बिना अस्थायी विकृति दिए सीधे टूट जाता है, तो ब्रिटलनेस कहलाता है। टफनेस क्या था, इस पर जब हम लोग चोट लगाएंगे ना, टफनेस का मतलब कड़ापन या चिमड़पन होता है। जो इंपैक्ट लोड पड़ता है तो ये इसको आसानी से सहन कर लेता है, मतलब शॉक या इंपैक्ट लोड को ये आसानी से सहन कर लेता है। अगर कोई मेटल उसको सहन कर ले रहा है इसका मतलब वो टफनेस का गुण रखता है, ठीक है। तो टफनेस वाला जस्ट इसका विपरीत गुण रखता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट गुण रखते हैं। भाई ये इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर पा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जा रहा है, जबकि टफनेस इंपैक्ट लोड को सहन कर ले रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण रखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इस पार्ट का नाम पूछ रहा है और ये आपके सामने भाई डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसका नाम आपसे पूछा है। कौन सा माइक्रोमीटर है आपके सामने, या आपके सामने जो है डेप्थ माइक्रोमीटर है। सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है हम लोग इसको रैचेट स्टॉप कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, रैचेट स्टॉप, या फिर इस वाले केस में कहीं कहीं कैप भी बोलता है, ठीक है। यह हमारा थिम्बल कहलाता है, ठीक है। यह हमारा बैरल या स्लीव बोला जाता है, सॉरी बैरल या स्लीव बोलते हैं, स्लीव, ठीक है, बैरल या स्लीव बोलते हैं। यहाँ पे जो है हमारा इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस या स्टॉक भी बोल दिया जाता है, बेस या स्टॉक, ठीक है। यह हमारा स्पिंडल है और यह जो है हमारा जो क्वेश्चन में यहाँ पूछ रखा है एक्स के रूप में, इसको हम लोग लॉक नट कहते हैं, लॉक या लॉक नट भी लिखा जाता है। जो हमारा जैसे इसमें माप भरने के बाद जब डेप्थ माइक्रोमीटर में माप भर देते तो जो रीडिंग पढ़नी होती है तो इस लॉक नट को लॉक कर देते हैं, जिससे आगे पीछे ना खिसके। लॉक नट जब लॉक कर देंगे ना तो थिम्बल घुमाने पे घूमेगा ही नहीं तो ऐसा होगा कि आप माप लेकर के पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा बहुत आपके हाथ से घूम गया तो रीडिंग आपकी गलत आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये चीजें होगी। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, गहराई मापने के लिए, कहीं पे हमें गहराई मापना हो तो डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास जॉब है, हालांकि ये ऑप्शन देख लीजिए पहले क्या इसको पूछा था लॉक नट, देखिए ऑप्शन भी लॉक दे रखा है, लॉक आपका सही होगा। बाकी कैप स्टॉक थिम्बल क्या है सब मैं आपको बता दिया। तो मान लीजिए कोई आपके पास जॉब है ना, जॉब का जो ये बेस वाला हिस्सा था जो आपके यहाँ पे आकर के ऐसे टकरा जाता है और ये ऐसे स्पिंडल यहाँ टकराता है, इस तरह से होता हुआ हमारा ये हमारा जॉब बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए हमें गहराई मापनी है तो बेस या स्टॉक का हिस्सा जॉब के यहाँ सरफेस पे आकर टकरा जाएगा और स्पिंडल इसी गहराई में चला जाता है और फिर हम यहाँ पे माप को पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। चम्फेर लिखा हुआ, चेम्फर नहीं चेम्फर होता है। यह हैंड टैप में आपको दिखा रखा हूं। टैप क्या होता है भाई आप लोग जानते होंगे, टैप का काम होता है थ्रेड काटना, इंटरनल थ्रेड। जब हमें आंतरिक चूड़ी काटनी होती है, इंटरनल थ्रेड काटना हो भाई, आंतरिक चूड़ी काटना हो तब टैप का यूज किया जाता है। टैप आंतरिक चूड़ी काटना, जब एक्सटर्नल थ्रेड काटना हो, एक्सटर्नल थ्रेड काटना हो, बाहरी चूड़ी काटनी हो तब उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, डाई यूज करते हैं। टैप और डाई, डाई बाहरी चूड़ी काटने के लिए, टैप आंतरिक चूड़ी काटने के लिए। तो यहाँ पे टैप दिखाया गया है और कह रहा है कि ये देखिए आपको टैप दिख रहा है ना, लास्ट का दिख रहे हैं, पहले ये इतना चौड़ा था, इसके दांते इतना उभरे, लास्ट के जो है इसके 5-6 दांते, किसी में 4 दांते, किसी में 8 दांते, किसी में 2 दांते लास्ट के घिस दिए जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है चैम्पर, जो लास्ट का दांता घिस दिया जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ तक दांते इतने बड़े बड़े हैं, फिर यहाँ से दांते छोटे होने शुरू हुए, घिसते घिसते दांते खत्म कर दिए गए। वैसे यहाँ पे सबसे बड़ा वाला दांता, फिर दांते घिसना शुरू हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते हुए दांते खत्म कर दिए गए। मतलब यहाँ पे इसका एरिया देखेंगे ज्यादा है और यहाँ कम हो जाता है, खींच करके चैम्पर कर दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि लास्ट के दांते क्यों घिस दिए जाते हैं या क्यों चैम्पर कर दिए जाते हैं। तो उसका रीजन होता है आपका जो कोई जॉब है ना, कोई सी जॉब में हमें चूड़ी काटना, भाई टैप का काम क्या है, इंटरनल थ्रेड काटना। तो जॉब होगा हमारा, ठीक है, जॉब में बना होगा क्या, होल। तो इस होल में क्या होगा, जब हम लोग टैप को लगाएंगे, अगर टैप का लास्ट का हिस्सा घिसा हुआ नहीं होता तो यह कैसे कुछ इस टाइप से आता है, इसका यह थ्रेड कटा होता और ये आकर के यहाँ टकराता, ठीक है, ऐसे ऐसे कटा होता और ये आकर के यहाँ टकराता। तो ये इसके अलाइंड होने में, मतलब ये जो टैप है, टैप का सेंटर और जो होल है दोनों का सेंटर एक चीज में होना चाहिए। जब दोनों का सेंटर एक चीज में हो जाएगा तो उसे को अलाइंड बोलते हैं, दोनों एक चीज में होंगे, अलाइंड रहेंगे तभी हमारा सही थ्रेड कटेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता तो दिक्कत होती। तो अलाइंड या सेल्फ अलाइंड हो सके इसीलिए क्या किया जाता है भाई, इसीलिए जो है हमारा ना यहाँ पे जो टैप का आगे का हिस्सा होता है ना वो चैम्पर कर दिया जाता है, कि मतलब इसके दांते ऐसे ऐसे होंगे लेकिन जो लास्ट के हिस्से घिस दिए जाएंगे तो ऐसे टेपर हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे आएगा
और लास्ट किससे तो ये टेपर हो जाएगा। तो जो दांतें घिसी हुई ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अपना अपने आप पतला होने के कारण देख रहे हैं लास्ट का थोड़ा ऐसा टेपर है, ये होल के अंदर चला जाएगा थोड़ा सा, जिससे हमारा टैप को अलाइन रखने में, सेंटर में रखने में मदद करेगा। तो यहाँ पे वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। क्या ऑप्शन सही होगा कि हैंड टैप के लीड पे चेम्पर क्यों दिया जाता है? अलाइनिंग के लिए, उन्हें सेंटर में एक सीध में रखने के लिए, होल के एक सेंटर को और इसके सेंटर को एक सीध में रखने के लिए, अलाइन करने के लिए ही वहां पे चेम्पर दिया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यह हैंड टैप क्या था भाई? हैंड टैप था ना। हैंड टैप होता है तो यहाँ पे देखेंगे ये सैंक किसको बोला जाता है? ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सैंक बोलते हैं। और यह सैंक जो होता है ना स्क्वायर आकृति में होता है। कैसे होता है? स्क्वायर आकृति में। कई बार पूछता है कि हैंड टैप का जो सैंक होता है कैसे होता है? स्क्वायर आकृति में होता है, जिससे इसको आसानी से टैप रेंज में पकड़ करके घुमाया जा सके। इसको हाथ के द्वारा घुमाते हैं, इसलिए हैंड टैप बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या? भाई ये ड्रिलिंग मशीन दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं लंबा सा पिलर दे रखा है, इसको पिलर ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। यह जो होता है बेंच सेंसिटिव का ही एक बड़ा साइज है, बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग टाइप का, बस उसका पिलर उसकी अपेक्षा लंबा होता है या उसकी अपेक्षा ज्यादा बड़े साइज के ड्रिल बिट को पकड़ सकता है। यह हमारा 75 mm तक साइज के ड्रिल बिट को पकड़ सकता है। ठीक है, भारी वर्क पीस, भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता है, भारी कार्यों के लिए। बात समझ में? गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या है? तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। क्या है? बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। उन्हीं को जब कई सारे ड्रिलिंग मशीन को एक साथ लगा दिया जाए, बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन को जब 4-5 को एक साथ इकट्ठा लगा देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। जैसे आप अकेले घूमते हो तो बोला जाता है भाई ये इंसान अकेले घूम रहा है, लेकिन आप 4-5 लोगों के साथ घूमोगे तब बोला जाता है कि ये गैंग बना के घूम रहा है। वैसे जब मशीनों को 4-5 को एक साथ लगा देते हैं तो इन्हें गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। इनकी यूज तब किया जाता है, इनका यूज तब किया जाता है जब हमारे पास एक जॉब और उस जॉब पर एक से अधिक प्रक्रियाएं संक्रियाएं करनी हो। किसी जॉब पर जब एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं तब वहां पर हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। जैसे आपको किसी जॉब पर क्या करना है भाई? टैपिंग करना है। टैपिंग का मतलब अभी मैंने बताया आपको, इंटरनल थ्रेड काटना है, चूड़ी काटनी है। तो आपको जॉब पर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? ड्रिलिंग करना पड़ेगा। ड्रिलिंग करोगे, उसके बाद क्या करोगे? वो जो होल किया गया उस होल को साफ सुथरा बनाने के लिए हमें रिमिंग करना पड़ेगा। रिमिंग करने के बाद आप क्या करोगे? फिर उस पर आप क्या करोगे भाई? थ्रेडिंग काटोगे, मतलब टैपिंग करोगे। ठीक है, टैपिंग करोगे। मतलब किसी भी जॉब में अगर हमें टैपिंग करना है तो इसमें 3 हमें ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमारे, पहले ड्रिलिंग, रिमिंग, फिर टैपिंग होगा। तो जहां पे इस टाइप के प्रोसेस आ जाते हैं तो हम लोग वहां पे गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप अकेले एक ही मशीन होगी तो आप क्या करोगे? पहले मशीन में ड्रिल बिट बांधोगे, जॉब में ड्रिल कर लोगे, फिर मशीन में से ड्रिल बिट को खोलोगे, फिर वहां पे रिमर लगाओगे, फिर रिमिंग प्रोसेस करोगे, फिर रिमर को खोल के निकालोगे, फिर उसमें टैप लगाओगे और टैपिंग करोगे। तो इस तरह से आपको क्या होगा? समय वेस्ट जाएगा, आपको बार बार उसमें दूसरा चीज डालना फिर निकालना, इस तरह से काम करना पड़ेगा, समय खराब होगा। तो जहां भी मास प्रोडक्शन की बात आती है, जल्दी काम करना होता है, तो ऐसे जगहों फिर हम गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? एक मशीन में ड्रिल बिट बांध देंगे, एक में रिमर बांध देंगे और एक में आप टैप बांध दोगे। अब पता चला आपने इस पे ड्रिल किया, फिर इस पे ले जाके रिमिंग कर लिया, इस पे टैपिंग कर लिए, तो आपका समय बचेगा, बार बार उस टूल को निकालना लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या है? तो देखिए यह जो हमारा होती है, कहाँ गई भाई? ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसका फिगर लिया नहीं है। यही जब सिंगल में आप यूज कर लोगे ना, जैसे ये कई सारी एक साथ लगाई है, मैंने क्या बताया, बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। जब 4-5 एक साथ लगाते हैं तो गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। जब सिंगल अकेले तो उसी को बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। और यह जो होता है हमारा लगभग 12.5 mm तक व्यास का ड्रिल करने के लिए यूज किया जाता है ना। ये एक रेट होल बनाता है। आई बात समझ में? रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या है भाई? तो यह जो आप देख रहे हो ना, यह वाली जो मशीन है आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। यह लगभग हमारा 100 mm तक के ड्रिल कर सकता है। कितना भाई? 100 mm तक के व्यास का ड्रिल यह कर सकता है। ठीक है, इसके पार्ट के नाम देखा जाए तो यह जो बड़ा वाला पार्ट है इसको पिलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको पिलर बोलते हैं, पिलर। ठीक है, यह पिलर कहलाता है। और पिलर पे यह जो हिस्सा लगा हुआ है लंबा सा इस तरह से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल आर्म। इसी के नाम पे इसके रेडियल ड्रिलिंग मशीन नाम रखा गया है। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है, इसको मैं जरा इधर बना दूं, इसको क्या बोलते हैं? रेडियल आर्म। रेडियल आर्म बोलते हैं। यह रेडियल आर्म होता है। ये जो रेडियल आर्म है ये हमारा इस पिलर के साथ जुड़ा हुआ है। और यह रेडियल आर्म इस पिलर पे 360 डिग्री पर पूरा घूम सकता है, या इस पर ऊपर नीचे भी मोशन कर सकता है। मतलब इस पे यह ऊपर नीचे भी ये रेडियल आर्म पूरी गति कर सकती है पिलर पे, और 360 डिग्री में घूम भी सकती है। ठीक है,
और ये रेडियल आर्म पर यह जो लगा हुआ हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल हेड। क्या बोलते हैं भाई? स्पिंडल हेड। इसी स्पिंडल हेड पर ऊपर की तरफ यह जो हमारा लगा हुआ, देखिए ड्राइविंग मोटर लगा हुआ है। यह जो क्या लगा हुआ है, ये ड्राइविंग मोटर है। ड्राइविंग मोटर जो चलाता है, ड्राइविंग मोटर, ठीक है। स्पिंडल हेड पर ही हमारा ऊपर की तरफ ड्राइविंग मोटर लगा होता है और नीचे जो लगा होता है हमारा यहाँ पे ना, इसमें स्पिंडल निकला होता है जिसमें हम लोग ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। क्या होता है भाई? हमारा स्पिंडल होता है, इसी स्पिंडल में ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। तो यह जो हमारा स्पिंडल हेड है ना, यह स्पिंडल हेड भी हमारा रेडियल आर्म पर कितना भी आगे पीछे गति कर सकता है। स्पिंडल हेड रेडियल आर्म पे आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है, आगे पीछे गति कर सकता है। प्लस जो रेडियल आर्म है यह इस पिलर पे 360 डिग्री में घूम सकता है, प्लस ऊपर नीचे भी गति कर सकता है। तो ये हमारा भारी वर्कपीस के लिए यूज किया जाता है। छोटे वर्कपीस है तो उनको उठा करके आप मशीन के पास ले जाकर ड्रिल कर लोगे, लेकिन कोई भारी वर्कपीस है तो उनको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा वर्कपीस है, तो मान लीजिए यहाँ ड्रिल करना है, यहाँ ड्रिल करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस नीचे एक बार, यह इसका बेस होता है, बेस पर जो है मशीन के जॉब को रख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस रेडियल आर्म को घुमा करके जहां भी ड्रिल करना होगा रेडियल आर्म को उधर घुमा लेंगे, स्पिंडल हेड को आगे पीछे कर लेंगे, ऊपर नीचे करना है तो भी रेडियल आर्म ऊपर नीचे पिलर पे हो जाता है, वहां ले जाकर के सेट करके ड्रिल कर लेंगे। तो ये हमारा रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। यह पूछ रहा है कि यह जो बाहरी माइक्रोमीटर दिखाया गया है इसकी रीडिंग क्या है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मैं जरा देख लो, वीडियो में क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको फार्मूला हमारा पता होना चाहिए भाई। रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, तो रीडिंग के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ना डियर, रीडिंग माइक्रोमीटर की रीडिंग के लिए, ये देखिए कौन सा ब्रिटिश वाला माइक्रोमीटर है पहले, इसके बाद में पहले रीडिंग, सबका जो रीडिंग लेने का फार्मूला सेम है, बाकी ब्रिटिश या मीट्रिक में क्या फर्क हो अभी मैं आपको बताऊंगा। रीडिंग लेने के लिए हम पहले क्या लेते हैं, बैरल या स्लीव की माप। ये जो बैरल है इसी को स्लीव बोलते हैं ना, बैरल या कह लीजिए स्लीव की माप। इस स्लीव की माप कितना है, प्लस यह बैरल या स्लीव या कह लीजिए मेन स्केल की माप कितना है। फिर हमारा जो यह सिंबल है और यह डेटम लाइन जान रहे हैं ना, ये जो सीधी लाइन खींची गई है, यह जो सीधी लाइन खींची गई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डेटम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेटम लाइन कहते हैं। आई बात समझ में? तो बैरल या स्लीव की माप प्लस सिंबल का डेटम लाइन से मिलने वाली भाग की संख्या, सिंबल का डेटम लाइन से मिलने वाले भाग की संख्या इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम लोग इसके इस पार्ट को समझेंगे कि स्लीव या मेन, हमें यही पहले माप लेना है, स्लीव की माप, बैरल या स्लीव की माप या मेन क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ब्रिटिश की बात करता है ना, तो ये ब्रिटिश में इंच में, मीट्रिक में हम लोग बात करते हैं तो माप हम लोग mm में लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटते हैं तो एक भाग 1 mm कहलाता है, और फिर एक भाग को आधा आधा भाग में बांट देते हैं। मतलब जो बैरल या स्लीव का एक खाना होता है वो लगभग 0.5 mm का होता है, ठीक है। इसमें मीट्रिक वाले में, लेकिन यहाँ बात कर रहा है ब्रिटिश वाले में, तो ब्रिटिश वाले में क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ऐसे ये 10 भाग होते हैं। किसमें? 1 इंच में। 1 इंच में कितना होता है भाई? 1 इंच में 10 बड़े भाग होते हैं। 1 इंच में 10 बड़े भाग होते हैं, ठीक है। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 भाग जब बनेंगे तब उसको 1 इंच बोला जाएगा। मतलब 1 इंच में हम लोग टोटल 10 बड़े भाग करते हैं, ठीक है। और फिर एक बड़े भाग में ये आपको पता रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक बड़े भाग में कितने उप भाग है, तो देखिए 0 है या 1 है, इसके बीच में कितने उप भाग है, तो ऊपर का नहीं नीचे काउंट कीजिए, ऊपर तो एक ही लिखा है, नीचे देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब 1 इंच में 10 बड़े भाग किए गए हैं और एक बड़े भाग में 1, 2, 3, 4 छोटे उप भाग हैं, मतलब 4 उप भाग हैं। बात को समझिएगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि 1 इंच में 10 बड़े भाग और कितने टोटल उप भाग होंगे, तो हमें मालूम है एक बड़े भाग में अगर 4 उप भाग है तो इसे 10 भाग है ना, तो 10 भाग में कितना हो जाएगा, 10 चौको 40 उप भाग।
आ रही बात समझ में ना, कि अगर 1 इंच में 10 बड़े भाग हैं, 1 इंच को 10 बड़े भागों में बांटा गया है, फिर एक बड़े भाग को 4 छोटे उपभाग में बांटा गया, तो एक भाग में अगर 4 हो गए तो टोटल 10 भाग किया गया था, तो 10 चौको 40, मतलब 1 इंच में 10 बड़े भाग कहिए या 40 उपभाग कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे पहले रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे ना, कि यहाँ पे स्लीव की कितनी माप है, तो हम लोग बड़े वाले को छोड़ देते हैं, हम लोग छोटे वाले से निकालते हैं। तो देखिए टोटल कितने छोटे उपभाग दिख रहे हैं आपको, देखिए 0 से 1 तक 4 हो जाएगा, 2 तक 4 तो नहीं 8, क्योंकि एक बड़े भाग में 4 उपभाग है, तो 4 4 8, 3 पे जाएगा तो 4 12 12 हुआ। उसके आगे देखिए एक लाइन दिख रहा है 13, और यहाँ पे एक और इसको दिखना चाहिए तो दिख नहीं रहा आपको ठीक से, 14 होगा। या काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमें उपभाग छोटे वाले भाई, 10 बड़े भाग या 40 उपभाग कहिए, तो 14 हमें दिख रहे हैं ना। हमें कितने उपभाग दिख रहे हैं छोटे वाले, 14 उपभाग दिख रहे हैं, कितने 14 उपभाग दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्केल की मान, मेन हमारी स्लीव की मापी 14 उपभाग। अब 14 उपभाग का मान कितना होगा, तो इसके लिए हमें अभी हमने आपको बताया कि 1 इंच में 10 बड़े भाग है या 40 उपभाग है, तो हमें भाई 14 उपभाग का मान कैसे पता चलेगा, अगर एक उपभाग का मान पता चल जाए तो 14 को पता कर लेंगे। तो हमें ये मालूम है कि 40 उपभाग 1 इंच के बराबर है। क्या मालूम है भाई, कि जो 40 हमारे उपभाग है या छोटे भाग है, या हमारे क्या है, जो 40 उपभाग है वो बराबर है किसके, 1 इंच के। 40 उपभाग किसके बराबर है, 1 इंच के। ठीक है, तो एक उपभाग का मान कितना होगा, एक उपभाग का मान कितना होगा, तो एक उपभाग का मान क्या हो जाएगा भाई, 1/40 हो जाएगा। एक का पता चल गया हमें चाहिए, क्योंकि इसका मान आ रहा है 14 छोटे उपभाग है हमारे पास ना, 14 उपभाग है, तो हमें 14 भाग का मान चाहिए, तो कितना होगा, तो अगर 1 का 1/40 है तो 14 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 14 गुणे 1/40, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे आप गुणा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 20 दूना 40 और 2 सत्ते 14, 7/20 हो गया ना, कितना हुआ 7/20। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे भाग दीजिए 7/20 में, 7/20 जीरो दशमलव लगा लेंगे, 70 हो जाएगा, 20 23 60, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 20 25 100, कितना आ गया भाई, कितना आ गया 0.35, कितना 14 उपभाग किसके बराबर, 0.35 इंच के बराबर ना, इंच में निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमारे स्लीव की माप कितनी आई, 0.35, कितना आ गया भाई 0.35। ठीक है, प्लस थिम्बल का कौन सा भाग मिल रहा है हमारा, तो यहां देखिए यह 5वां था या 6वां था या 7वां या 8वां या 9वां या 10वां 11 12 13, तो देखिए 9वां भाग डेटम लाइन की बिल्कुल सीध में है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्लस 9वां भाग डेटम लाइन की सीध में इनटू लिस्ट काउंट। तो देखिए अगर ब्रिटिश की और मीट्रिक की, अगर ब्रिटिश का पूछ रखा है यहाँ पे, तो ब्रिटिश की जो लिस्ट काउंट होती है हमारी वो 0.001 इंच होती है, जबकि मीट्रिक का अगर वही रहता, मीट्रिक का रहता तो मीट्रिक का 0.01 mm होता है, ये दोनों का है। ठीक है, ब्रिटिश वाला पूछा है तो ब्रिटिश की लिस्ट काउंट लिखेंगे 0.001। चलिए ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.35 पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, पहले गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.009 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके जोड़ दीजिए, जैसे 0.35 है और इसके नीचे दशमलव वाला, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए 0.09 लिख लीजिए। क्या यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दशमलव क्या दशमलव आ जाएगा, 0.035 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही होगा 0.359। बहुत आसान है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बस मेन आपको ये समझना है कि इसका जो यह होता है ना, स्लीव पे जो हमारी माप बनी थी, तो 1 इंच को 10 बड़े भाग में बांटते हैं, और जो 10 बड़ा भाग बांटा तो हमने एक भाग को 4 भाग छोटे भागों में बांटा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि 1 इंच को 10 बड़े भाग या 40 छोटे भागों में बांटते हैं। तो हमने छोटे भाग वाले से माप निकाली कि यहाँ पे 14 छोटे भाग दिखाई दे रहे थे, 14 भाग का मान क्या होगा, तो 40 भाग 1 इंच के बराबर, तो एक भाग 1/40 इंच के बराबर, तो 14 किसके बराबर, तो 14 गुणे 1/40, यहाँ से 0.035 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला देखिए कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, हालांकि पहले भी मैंने दिखाया था, दोबारा ले लिया था कि जो भूल गए हो वो लोग देख लें कि इस तरह से होता है हमारा स्टॉक होता है हमारा, या डिस्क होता है, ठीक है, या डायल जुड़ा होता है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, और यह हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होता है।
तो हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी पूछ रहा है ना, तो देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल प्रोटेक्टर होता था मुझसे 1 डिग्री तक का कोण माप सकती, कितना उसका एक खाना 1 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब एक्यूरेसी में हमें कोण को मापना हो तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूज करते हैं। यह 1 डिग्री के बराबर भाग तक के कोण को माप सकता है, मतलब 1 डिग्री जो है उसमें टोटल 12 भाग कर दीजिए, कितना जो 1 डिग्री आप देखते हो उतना छोटा सा होता है ना, उसमें भी टोटल 12 भाग कीजिए और उसका जो एक भाग जो छोटा सा आएगा ना उसके बराबर का कोण यह माप सकता है। तो इसलिए कहते हैं 1 डिग्री के बराबर भाग तक के कोण को माप सकता है। या इसको यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन तो डिग्री में नहीं मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसको मिनट में बदलेंगे। तो हमें मालूम है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मिनट को हम लोग एक लाइन के द्वारा, 2 लाइन तो सेकेंड, 1 लाइन तो मिनट, तो हम लोग मिनट को 1 डिग्री में 60 मिनट दिखाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/12 डिग्री था, यह भी आपका सही है, 1/12 डिग्री या मिनट में कितना होगा, तब इसको किसमें मिनट में बदलिए, तो 1/12 डिग्री, 1/12 डिग्री इसको मिनट में बदलना है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट है तो इसमें 60 का गुणा कर दीजिए, मिनट में बदल जाएगा, 12 पचे 60, 5 एकम 5, मतलब आएगा आपको क्या 5 मिनट, एक लाइन, ठीक है। 2 लाइन तो सेकंड हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको मालूम भी होगा अगर 5 मिनट तो इसका ऊपर एक जगह एक कम आएगा, 2 का मतलब सोचो कौन सा सही करे, तो 1 है तो मिनट, 2 का खाने हैं तो कमा है तो सेकेंड, तो यहाँ पे 5 मिनट, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 5 मिनट। नेक्स्ट कह रहा है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, हमें इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालनी है भाई, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्नियर कैलिपर की रीडिंग भी उसी तरह से निकालते हैं। कैसे, इसका रीडिंग का फार्मूला होता है हमारा रीडिंग बराबर मेन स्केल की माप, मेन स्केल की माप प्लस यह जो हमारा वर्नियर स्केल है या मेन स्केल ऊपर वाला, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के मेन स्केल से मिलने वाली भाग की संख्या, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या इंटू लिस्ट काउंट अल्पतमाप, ठीक है। चलिए मेन स्केल की माप देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेन स्केल की माप क्या है, अगर ये 4 सेमी है, 5 सेमी, 4 सेमी के ये 40 mm के एक ही बात है, 5 सेमी के ये 50 mm के ये एक ही बात है। अगर ये 40 है या 50 है, इनके सेंटर में एक लाइन खींची गई, इसका मतलब जरूर कितनी होगी 45 mm रही होगी। काउंट करके भी देख लीजिए, अगर ये 40 था तो 41, 42, 43, 44, 45, फिर 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर पीछे देखा जाए अब बड़े वाले खाना के बाद, देखिए बड़े वाले खाने के बाद एक छोटा खाना है, तो ऐसे इस बड़े वाले खाने के पहले क्या है छोटा वाला खाना है, तो ये कितने का अंतर 40, 5, 45, इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा 35 रहा होगा, तभी तो ये 40 हुआ होगा। काउंट करके देख लीजिए 35 को 36, 37, 38, 39, 40, हाँ ठीक है। मेन स्केल की माप हमें लेनी है, तो ये देखिए जीरो वाला हमारा कहाँ है, ये जो हमारा जीरो है, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल ये 35 से थोड़ा सा आगे, लेकिन 36 से पहले ही है, तो इसीलिए हमारी मेन स्केल की माप क्या होगी भाई 35 mm होगी। क्या होगी 35 mm होगी। प्लस कौन सा भाग हमारा वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिखाया गया इसका जो 25वां भाग, दोनों के एरो बना के दिखाया गया कि 25वां भाग मिल रहा है। आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में खुद रखा एरो बनाकर कि ये 25वां भाग मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 25 इंटू लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है भाई 0.02 mm होती है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 35 प्लस, अब देखिए 25 में 0.02 का गुणा कर लीजिए, जो लिस्ट काउंट है इसका 25 गुना 50, 2 अंक पे दशमलव है तो 0.50 हो जाएगा। दोनों जोड़ दीजिए 35, ध्यान दीजिएगा हमेशा पहले गुणा करके तभी जोड़ते हैं, 35.50, 35.50। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 35.50, आसान है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है क्यों सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। जो देखिए सरफेस प्लेट का मैंने फिगर ले रखा है, ये हमारा सरफेस प्लेट है, तो ये क्यों तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन, स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो देखिए इसलिए बनाया जाता है ताकि लंबे समय के बाद अगर हमारा वह स्ट्रेस रिलीव्ड कास्ट आयरन होगा ना, तो लंबे समय के बाद भी वह जो हमारी सरफेस प्लेट होगी उसमें कोई डिस्टोर्शन, कोई विकृति, कोई विरूपण नहीं आएगा। नहीं कुछ समय बाद मेटल अक्सर ऐठ जाते हैं तो उनमें विरूपण आ जाता है, उनके फिर एक्यूरेसी में कमी आ जाएगी। तो ये हमारा सरफेस प्लेट है और यह इसलिए हमारा स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन के बनाया जाता है, जिससे क्या हो डिस्टोर्शन को रोकने के लिए, विकृति को, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, विकृति को रोकने के लिए।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सरफेस प्लेट होता है। सरफेस प्लेट दरअसल हमारा क्या डेटम सतह प्रदान करता है। दरअसल हमें किसी जॉब पे मार्किंग करनी है तो सरफेस प्लेट पे रख करके कर सकते हैं, क्योंकि जॉब को रखने के लिए कोई प्लेन सरफेस चाहिए ना। या फिर हम लोग जो वर्नियर हाइट गेज वगैरह यूज करते हैं तो इसी पर हमारा क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज रख दिया जाता है, एंगल प्लेट रख दिया जाता है, इसी के सारे जॉब को खड़ा कर दिया जाता है, फिर रख करके मार्किंग, मतलब एंगल प्लेट को, जॉब को, वर्नियर हाइट गेज को, इन सबको डेटम सतह प्रदान करने का काम कौन करता है, यह सरफेस प्लेट करता है। या जब हमें किसी जॉब की स्क्रैपिंग करनी होती है तब भी हम क्या करते हैं, जो सरफेस प्लेट होता है इसी पे हम लोग क्या करते हैं, पर्सियन ब्लू लगा लेते हैं या सिंदूर लगा लेते हैं, फिर जॉब को लेकर के इस पे रगड़ देते हैं। उसके बाद जहां जहां पर वह पर्सियन ब्लू या सिंदूर लग जाता है उस ऊंचे पॉइंट को स्क्रैपर द्वारा खुरच करके हटाते हैं, वह स्क्रैपिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इन सब कामों में हमारा सरफेस प्लेट यूज होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मेन एडवांटेज क्या है, मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए हमारा जो पैरेलल ब्लॉक होता है दो टाइप का है। यह जो आप देख रहे हैं सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, कौन सा है, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, और यह वाला हमारा एडजस्टेबल वाला है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। देखिए सॉलिड पैरेलल ब्लॉक में क्या है, दो हमारे पेयर में बनाए जाते हैं, दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान रहती है, सेम टू सेम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों की सेम टू सेम होती है, इसलिए सॉलिड पैरेलल ब्लॉक बोलते हैं। और इसका जो साइज है वह फिक्स है, इसके साइज को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। किसी जॉब के नीचे सपोर्ट प्रदान करने में, वाइस वगैरह के नीचे जॉब को बिल्कुल पैरेलल रखने में वाइस के जाके उसको नीचे सपोर्ट प्रदान करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पूछा है समायोज्य समांतर, मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का क्या फायदा है। तो यह देखिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, ये हमारा दो टेपरित ब्लॉक होते हैं। ठीक है, दो टेपरित ब्लॉक होते हैं जो एक दूसरे पे खिसकते हैं। तो यह वाला जो हमारा हिस्सा, जैसे जितना हम लोग इसको आगे खिसकाते जाएंगे, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो यह वाला और यह वाला पूछ गया, देखिए इसकी हाइट इतनी होगी। अगर इसको हम और आगे खिसकाएंगे तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी ना, यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा हाइट होगी। अगर जितना आगे खिसकाएंगे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, जितना पीछे खिसकाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी। तो एक दूसरे पे इसको स्लाइड करके इसकी हाइट को कम ज्यादा किया जा सकता है, इसीलिए इसको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी ऊंचाई को हम लोग अलग अलग ऊंचाई सेट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा, टू सेट डिफरेंट हाइट, अलग अलग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए उसमें सरका करके खिसका करके हम लोग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। यह देखिए आपके सामने क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है। तो यहाँ पे आप सारे पार्ट के नाम होते हैं, मैं आपको ये चीजें पहले भी आ चुका हूँ, पहले बता भी चुका हूँ, फिर भी दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि यह जो होता है हमारा क्या है, यह हमारा स्पिंडल होता है, यह स्क्राइबर होता है, आपका यह स्नग है। स्नग में स्क्राइबर को पकड़ा गया, कई बार पूछता है कि स्क्राइबर को कहाँ पकड़ते हैं, स्नग की मदद से पकड़ते हैं। नीचे जो हमारा यह बेस होता है, वी ग्रू कटा होता है, जिससे इसको बेलनाकार जॉब पर भी रख सकते हैं। यह दोनों गाइड पिन होते हैं, गाइड पिन हमारा जॉब के किनारे से हमें पैरेलल चलने में मदद करता है, जॉब के किनारे से टकरा करके यह जॉब के किनारे, जॉब के पैरेलल चलने में, किनारे के पैरेलल चलने में मदद करता है। और यहाँ पे रॉकर आर्म होती है, रॉकर आर्म का एक हिस्सा स्पिंडल से जुड़ा हुआ और एक हिस्सा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से जुड़ा होगा। मैंने बताया था कि इसमें हम लोग स्क्राइबर को तो ऊपर नीचे स्नग की मदद से कर सकते हैं, साथ में ही हम लोग स्पिंडल को भी किसी भी दिशा में झुकाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत हमें एडजस्टमेंट करना तो इसके नाम में देखिए लिखा है, जो स्क्रू है क्या है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इससे आप बहुत जरा सा हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे झुकाना है स्पिंडल को, तो इसकी मदद से कर सकते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और ये पूछा भी था यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पे स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। विच पार्ट ऑफ सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। एग्जैक्टली की बात कर रहा है कि हमें आवश्यक सही पोजीशन पे, अगर हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हमें एडजस्ट करना हो इसको, तो यहाँ से हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्नग क्या है, तो स्नग हमारा स्क्राइबर को पकड़ने के काम आता है। ठीक है, गाइड पिन यहाँ पे हो गई हमारा, जो जॉब के किनारे के पैरेलल चलने में काम आएगा। रॉकर आर्म यह हो गया, जो हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और स्पिंडल से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। देखिए 1 मीटर में क्या होता है डियर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, पढ़ते हुए ना, कि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में भाई 10 mm होता है। कितना होता है 10 mm। तो हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेमी में 10 mm होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, मतलब mm में बदलना है। तो यहाँ पे 100 हो गया, सेंटीमीटर की जगह अगर मुझे mm लिखना है तो 10 mm लिखना पड़ेगा। तो वही हो जाएगा 10 mm में बदल गया। 100 में 1000 mm। ठीक है ना, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1000 mm। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है।
इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? तो देखिए इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। यह जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें जॉब को पकड़ते हैं उसको लेवल कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? लेवल बोलेंगे। और साइड वाला जो हिस्सा है ना इसको हम लोग ग्रूव बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ग्रूव बोलेंगे। इसी ग्रूव में हम लोग क्या करते हैं? यह जो ग्रूव होता है ग्रूव में ही हम लोग यू क्लैंप को लगा करके जॉब को क्लैंप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें क्या हो रहा है दरअसल, दो एक साइड का देखिए ग्रूव को एक ही साइड को गिना जाएगा। एक लेवल है और साइड में एक ग्रूव, ऐसा नहीं कि आप दोनों साइड गिनते, दोनों साइड में एक साइड का गिनते हैं। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले को जिसमें जॉब को रखते हैं ये लेवल कहलाता है और साइड वाले को ग्रूव बोलते हैं। ग्रूव हमारा यू क्लैंप को फंसाने के काम आता है। यू क्लैंप पीछे में ऐसे लगाया जाता है। यू क्लैंप लगा करके हम लोग जॉब को क्या करते हैं? क्लैंप करते हैं। इधर से भी ऐसे लगा दिया जाता है और इसमें जॉब को क्लैंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो यू क्लैंप जॉब को क्लैंप करने के, तो ऊपर लेवल साइड में ग्रूव, तो एक लेवल एक ग्रूव है तो आप क्या बोलोगे? सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। यह बेलनाकार जाप को सपोर्ट प्रदान करने के काम आता है। मार्किंग वार्किंग करना होता है तो बेलनाकार जाप को इसी से सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, डबल लेवल सिंगल ग्रूव कौन सा है? तो देखिए यह वाला, मैंने क्या बोला, इस जहां पे जाप को सपोर्ट प्रदान करते हैं उसको लेवल कहते हैं। देखिए एक लेवल इधर हो गया, एक लेवल इधर, दो लेवल हो गए और ग्रुप साइड में एक ही है तो दो लेवल मतलब डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो यह वाला हमारा हो जाएगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप ठीक है। इसमें जो है दो हमारा दोनों सेम नहीं, इधर का जो होगा एंगल ना जनरली 90 डिग्री रहता है, लेकिन जब हमारा बड़े डायामीटर का कोई व्यास हो, बेलनाकार जॉब हो, उसको पकड़ना हो तो एक साइड हम लोग क्या करते हैं? 120 डिग्री का एंगल बना लेते हैं बड़े व्यास को पकड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या? डबल लेवल वाला हो गया, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। ये देखिए हमारा इसमें लेवल क्या है? इस वाले को लेवल कहते हैं एक ही, लेकिन ग्रुप देखिए साइड में एक दो ग्रुप काट दिया गया है तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो यह हो जाएगा सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो इस तरह से बड़ा आसान है, जो नाम है बस आपको पता होना चाहिए कि जिसमें जो आपको सपोर्ट प्रदान करते हैं उसको लेवल कहते हैं, जहां क्लैंप को फंसाते हैं उसे ग्रुप कहते हैं। बस आप काउंट करके बता दोगे कौन सा वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है संयोजन सेट में कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। यह आपके सामने कॉम्बिनेशन सेट है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा। मैं आपको जल्दी जल्दी सारे पार्ट का नाम बता देता हूं, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यह जो होता है हमारा ना, यहाँ पे यह स्क्वायर हेड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्क्वायर हेड। यह हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, प्रोट्रैक्टर हेड। यह जो है हमारा सेंटर हेड होता है, सेंटर हेड का काम होता है सेंटर निकाला। किसी बेलनाकार जो आपका सेंटर निकालना होगा सेंटर हेड की मदद से निकालेंगे। इसके बीच का यह जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर हेड हमारा कोण को मापने के लिए बनाने के लिए यूज किया जाता है। यह 1 डिग्री तक के कोण को माप सकता है मिनिमम। ठीक है, इसमें हमारा यहाँ पे स्प्रिट लेवल भी लगा होता है। स्प्रिट लेवल हमारा समतलता चेक करने के काम आता है। स्प्रिट लेवल भी इसमें लगा होता है जो समतलता चेक करने के काम आता है इसमें प्रोटेक्टर हेड में। और स्प्रिट लेवल हमारा स्क्वायर हेड में भी यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे ना स्प्रिट लेवल हमारा स्क्वायर हेड में भी होता है, दोनों में होता है। प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड दोनों में हमारा स्प्रिट लेवल होता है जो समतलता चेक करने के काम आता है। प्लस यह जो एक्स के रूप में यहाँ पूछ रखा है, इसमें यह एक्स के रूप में जो पूछ रखा है यहाँ पे ना, इसको हम लोग नॉब स्क्राइबर बोलते हैं। यहाँ पे एक स्क्राइबर होता है, नॉब स्क्राइबर बोला जाता है। वो छोटा सा स्क्राइबर होता है जो हमारा क्या होता है जॉब पर जब भी हम इसका कॉम्बिनेशन सेट का यूज करेंगे तो यह स्क्रू की तरह टाइट होता है, स्क्रू की तरह होता है। उसको लूज करके बाहर निकालते हैं स्क्राइबर का और मार्किंग करने के काम आता है। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम लगा भाई? कई बार यह भी पूछता है स्क्वायर हेड में हमारा नॉब स्क्राइबर है, स्क्राइबर लगा होता है। इसी पार्ट को पूछा भी था, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। क्या है? स्क्राइबर है। स्प्रिट लेवल यहाँ पे लगा होता है, प्रोटेक्टर हेड में यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर हेड है यह एक हिस्सा इसका 90 डिग्री बना देता है तो एक साइड से हम लोग समकोण को चेक कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा हमारे यहाँ पे 45 डिग्री बनाता है तो दूसरे वाले हिस्से से हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री। मतलब एक हिस्सा 90 डिग्री और एक हिस्सा 45 डिग्री चेक करने के लिए स्क्वायर हेड का यूज किया जाता है। और ये हमारा जो मेन है यह स्टील रूल है। क्या है? स्टील रूल है जिस पर इनको सेट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? देखिए इनसाइड कैलिपर क्या है हमारा, तो यह जो है आपके सामने ना इनसाइड कैलिपर है। इसकी नाम है इनसाइड कैलिपर, दोनों पैर बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। और कहीं पे आंतरिक माप लेने के लिए, आंतरिक माप लेना हो तो वहां पे इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। जैनी कैलिपर को हम लोग 2-3 नामों से और जानते हैं, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट
ठीक है, और जो है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ये 2-3 नाम है इसके। और ठीक है, कौन सा वाला है, यह है हमारा। इसमें देख रहे हैं एक नीडल पॉइंट सीधा रहता है और एक टांग अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इसी का यूज करते हैं हम लोग क्या, राउंड बार का केंद्र खोजने के लिए। कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास है राउंड बार है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मुड़ा हुआ इसका हिस्सा है ना, इसको यहाँ पे रखते हैं और एक बार इधर से ऐसे लाइन खींच लेते हैं, फिर यहाँ रख करके इधर से लाइन खींच दिया जाता है, इधर रख करके इधर लाइन खींच लेते हैं, नीडल पॉइंट यहाँ रखते हैं, अरे सॉरी नीडल पॉइंट से लाइन खींचते हैं, मुड़ा हुआ भाग बाहर रखते हैं चारों तरफ बारी बारी से, और ऐसे लाइन खींच लेते हैं, स्केल से इनको आपस में मिला देते हैं और फिर यहाँ पे सेंटर मिल जाता है। राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए जेनी कैलिपर कह लीजिए, और लेग कैलिपर कह लीजिए, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कह लीजिए, लेग एंड पॉइंट कैलिपर कह लीजिए। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर कौन सा, तो देखिए ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है, अब जो आपकी बाहरी माप लेने के लिए। इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप लेने के लिए, आउटसाइड कैलिपर जो आपकी बाहरी माप लेने के लिए यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर, तो यह जो फिगर है हमारा वर्नियर कैलिपर है, यह वाला हिस्सा बाहरी माप लेता है, यह वाला हिस्सा आंतरिक माप लेता है, और इसकी मदद से डेप्थ बार मतलब गहराई को मापा जा सकता है। यह वर्नियर कैलिपर में हमारा ऊपर मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल होता है। इस पे जो भी किसी भी जॉब की माप लेंगे ना, हमें सीधे यहाँ पता चल जाएगा कि उसकी माप कितनी है। लेकिन बाकी जो हमने पढ़ा, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर हो या आउटसाइड कैलिपर हो, इनके द्वारा जब कोई माप लेते हैं, जैसे हमने यह माप मापा, तो हमें पता चलेगा क्या कि यह कितना माप है, क्योंकि इसमें तो कोई रीडिंग पता नहीं चल रही है। फिर यह कितना माप है, इसको जानने के लिए हमें इसको स्केल पे ले जाकर चेक करना पड़ता है। इसीलिए इन सबको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारा क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेनी कैलिपर। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है श्रेणी में ए से चिन्हित कोड का नाम क्या है। ए का मतलब अल्फा की बात कर रहा है, यह सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, यह मैं आपको पहले भी सारा डिटेल में बता चुका हूं। फिर से मैं चलिए आपको हल्का बता देता हूं कि यहाँ पे कोई जॉब होगा जिसकी कटाई की जा रही होगी, तो उस हिसाब से हमने बताया था कि चीजल की एज यहाँ पे आके टकरा रही है, तो चीजल की ऊपरी फेस और निचली फेस, ऊपरी फेस और यहाँ पे जहाँ कटाई कर रहा था यहाँ से लंब डाल दीजिए, तो ऊपरी फेस और लंब के बीच में यह जो हमारा कोण बनता है, इसको गामा से दिखाते हैं, इसको रेक एंगल बोलते हैं। फिर इसका निचली फेस और जॉब की जो कटाई काटी हुई सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसको अल्फा से दिखाते हैं, और इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। फिर दोनों फेस के बीच में जो पॉइंट बनता है हमारा, दोनों यहाँ जो पॉइंट बन जा रहा है, इसको हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं, और इसको बीटा से, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब चीजल की एक्सिस अक्ष खींच लीजिए, चीजल के सेंटर में जो चीजल है हमारी, इसके सेंटर में एक एक्सिस खींची है, और इस एक्सिस से लेकर के काटे गए जॉब तक की यह जो झुकाव होता है, इसको हम लोग झुकाव कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। यहाँ पे कौन सा पूछा था, ए मतलब अल्फा वाला पूछा था। अल्फा क्या भाई, क्लियरेंस एंगल है। क्लियरेंस एंगल मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह अच्छे से समझ में आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आपका काम यहीं पे नहीं खत्म होता है, इसके बाद आपको तुरंत कहां जाना है, वेबसाइट पे जाइए। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपकी वेबसाइट है www.globalit.org, वहां पे जाएंगे, सबसे फ्रंट पेज पे आपको IITJEE मॉक टेस्ट के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, वहां क्लिक करके इस टेस्ट दीजिए, फिर कमेंट करके भी आप बताइए कि नहीं कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, तो इससे आपका जो एक बार आपने यहाँ पर पढ़ा, एक बार टेस्ट देंगे, पूरा अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।